मित्रों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने चल रहे हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार, दार्शनिक, राजनीतिक और पेशे से चिकित्सक फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, जो मध्यकाल में भारत आया और ये एक ऐसा यात्री था जो फ्रांस से आया था। यूँ तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद 15वीं शताब्दी में कई यूरोपीय यात्री भारत आए और उसमें से तो कुछ ऐसे यात्री थे जो भारत में रह भी गए। उनमें से एक प्रसिद्ध यात्री था दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो 1517 से 18 के बीच भारत आया और उसने खास करके दक्षिण भारत के सामाजिक और ऐतिहासिक विवरण अपने पीछे छोड़े हैं। एक यात्री था मनुकी, जो भारत आया और भारत में ही रह गया। इन्हीं यात्रियों में एक प्रसिद्ध यात्री था जिया बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ये एक पेशे से जौहरी था और इसने भारत की यात्रा लगभग 6 बार की और उसने भारत के बारे में अपने विवरण छोड़े हैं। भारत के बारे में उसका जो वृत्तांत है उसमें भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक पुर्तगाली यात्री था, जेसुइट था वो, उसका नाम था रॉबर्टो नोबली। रॉबर्टो नोबली ने भारत की कई ऐसी जो धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकें थी उसका यूरोपीय भाषा में उसने अनुवाद किया। तो ये कुछ ऐसे यात्री थे जो समय समय पर आते रहे, लेकिन हम आज आपसे बात करने चल रहे हैं फ्रांसवा बर्नियर, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस में जोई नाम की जगह है जहां पर इसका 1620 सीई में जन्म हुआ। शिक्षा अच्छी प्राप्त हुई और घूमने फिरने का शौकीन था। जब ये नवयुवक हुआ तो अवसर की तलाश में ये भारत आया। कब? 1556 में भारत आया और 1568 तक भारत रहा। तो 12 वर्ष का इसका स्टे था भारत में। 12 वर्ष तक ये भारत में रहा। मैंने बताया था कि ये इतिहासकार था। इसने पुस्तक लिखी। पेशे से चिकित्सक था, ये डॉक्टर था। इसने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करके भारत में अवसर की तलाश में आया था। तो भारत आया जिस समय, उस समय शाहजहां का शासन था और शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था दारा शिकोह का ये चिकित्सक बन गया। दारा शिकोह के साथ रहता था। जब उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो गया, शाहजहां के पुत्रों के बीच जब उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के आगरा में संघर्ष चालू हो गया और दारा शिकोह उसमें मारा गया, तो इसने एक अमीर दानिशमंद, उसका नाम था अमीर दानिशमंद, उसकी सेवा में चला गया। अमीर दानिशमंद एक बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी था। ये शाहजहां के समय में मीर बख्शी था। दानिशमंद, मीर बख्शी का मतलब सेनापति। तो दानिशमंद शाहजहां के समय में मीर बख्शी था, तो उसकी सेवा इसने प्राप्त कर ली। पहले दारा शिकोह की सेवा में, बाद में अमीर दानिशमंद की सेवा में, और इस प्रकार 1668 तक ये भारत में रहा। चूंकि चिकित्सक था तो अपनी सेवाएं चिकित्सक के रूप में देता रहा। दरबार में रहते हुए इसने मुगल राजनीति भी सीखी, तो राजनीतिज्ञ भी हो गया। इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, चिकित्सक, 4 विशेष गुण थे इसमें। और मध्यकाल का इतिहास इसने जब भारत यात्रा संपन्न की उसके बाद
फ्रांस जाने पर लिखा। अब जरा इसके बारे में और विस्तार से हम देखते हैं कि जो इसकी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है और उस पुस्तक में क्या इसने वर्णन किया है। फ्रांसवा बर्नियर को भारत में उस समय ट्रेवल करने का मौका मिला जिस समय भारत अपनी बुलंदियों पर था। मुगल भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां का समय। तो जब वो भारत आया तो सबसे पहले वो सूरत पहुंचा। सूरत से आगरा मुगलों की राजधानी थी, तो आगरा पहुंचा। आगरा मुगलों के समय पहले राजधानी थी, बाद में दिल्ली राजधानी हो गई थी। तो दिल्ली, ग्वालियर, इन नगरों की यात्रा पे गया। कश्मीर की यात्रा भी इसने की। दक्षिण भारत में गोलकुंडा, बंगाल में कासिम बाजार, बंगाल में कासिम बाजार और राजमहल, इन स्थानों की यात्रा की। गुजरात में अहमदाबाद, इन स्थानों की यात्रा करके उसने मुगलों के समय का जो भारत था उसको बहुत नज़दीकी से देखा। क्योंकि इसी के समय उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो दरबार में हो रही जो उठापटक थी इसको नज़दीक से देखने का मौका मिला। इसने अपनी पुस्तक में मुगलों के समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। फ्रांसवा बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा का यात्री था। इसके जो लेखन की विशेषता है, अगर हम उसे कहें तो उसके लिए 3 शब्द हैं: गहन प्रेक्षण, गहन चिंतन और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि। ये 3 शब्दों को जरा समझिएगा। बर्नियर जो कुछ भी देखता था, ही वॉज ए वेरी कीन ऑब्जर्वर, बहुत बारीकी से चीज़ों को देखता था, उसको एनालिसिस करता था। जो घटनाएं थी, जो भी उसके सामने घटित हो रहा होता था, उसका बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण और उसके बाद उसके ऊपर गहन चिंतन, बहुत अच्छे से उसको सोचता था कि अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है। उसकी क्रिटिकल एनालिसिस, और उस क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद उस तथ्य को उसने अपनी पुस्तक का अंश बनाया। तो अगर 3 शब्दों में कहें तो उसकी जो लेखन शैली है इन 3 स्तंभों पर थी: गहन चिंतन, गहन प्रेक्षण और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि। जब वो भारत आया तो चूंकि अवसर की तलाश में था, उसको चिकित्सक की नौकरी भी मिल गई और दरबार में रहते हुए उसने मुगल सत्ता को बहुत नज़दीक से देखा। जब वापस गया भारत से 1668 में, उस समय फ्रांस में लुई 14 का शासक था। लुई 14 के कहने से उसने अपने यात्रा वृतांत को पुस्तक का रूप दिया। लुई 14 ने उससे कहा कि आपने भारत को जैसा देखा है उसका विवरण लिखें। तो लुई 14 के कहने से उसने अपनी पुस्तक लिखी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर उसने लिखी और ये पुस्तक पहली बार 1670 में प्रकाशित हुई। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इतनी लोकप्रिय पुस्तक सिद्ध हुई कि यूरोप में ये हाथों हाथ बिक गई।
1670-71 में जब ये प्रकाशित हुई, इसके बाद इसको विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया। अंग्रेजी, डच, जर्मन, इटालियन, इन 4 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ 5 वर्ष के अंदर। 5 वर्ष के अंदर ये इंग्लिश में, डच में, इटालियन और जर्मन, इन 4 भाषाओं में ट्रांसलेट हो गई। और 1725 तक आते आते फ्रांसीसी भाषा के 8 वर्जन निकल गए, 8 संस्करण निकल गए। यही नहीं, 1684 तक अंग्रेजी भाषा में इसके 3 संस्करण निकल गए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पुस्तक कितनी लोकप्रिय थी कि जितनी पुस्तकें छपती थी हाथों हाथ बिक जाती थी। बर्नियर ने अपनी पुस्तक में मुगल भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का इतिहास लिखा है। चूंकि बर्नियर सत्ता के बहुत समीप था, दारा शिकोह के साथ रहता था, तो जब उत्तराधिकार का युद्ध चालू हुआ तो दारा शिकोह और दारा शिकोह के जो भाई थे, औरंगजेब, शुजा, मुराद, उसकी जो बड़ी बहन थी जहानारा, इन सब को उसने बहुत नज़दीक से देखा था और उन सब का उसने बहुत गहन अध्ययन किया था। इसलिए उसने इन सभी का चरित्र चित्रण भी अपनी पुस्तक में किया है। तो व्यक्तियों को अच्छी तरह से समझने, उनके चरित्र चित्रण को करने में भी इसको बड़ी महारत हासिल थी। व्यक्तियों के चरित्र चित्रण, कृषकों के बारे में, भू राजस्व के बारे में, जो राजत्व व्यवस्था थी उसके बारे में उसने अपनी पुस्तक में डिटेल में लिखा है। उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में शहरों की स्थिति में, शहरों की बनावट, शहरों की बसावट, शहरों में अमीरों के महलों, उनकी जीवनचर्या, उन सब के बारे में उसने बहुत विस्तार से लिखा है। उसने भारतीय शहरों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतीय शहर शिविर नगर है। भारत में बहुत बड़े शहर नहीं हैं। राजाओं के आगमन के साथ शहरों का विकास होता है और राजाओं के जाने के साथ शहरों का पराभव हो जाता है। भारत में राजाओं के आगमन के साथ शहर बढ़ते हैं, वहाँ रोज़मर्रा की चीज़ों का, दैनिक बाजार का, इन सब का तो विकास होता है, लेकिन जब राजा वहाँ से चले जाते हैं तो शहरों का विकास रुक सा जाता है और धीरे धीरे वो पतन की ओर चले जाते हैं। भारत में बड़े शहर नहीं हैं, इस तरह से उसने लिखा है। इसी तरह भारतीय कृषि के बारे में भी जो उसका वर्णन है वो बहुत अच्छा नहीं है। वो लिखता है कि भारत में ज़्यादातर ज़मीन रेतीली और बंजर है, यहाँ तक कि बहुत सी भूमि ऐसी पड़ी हुई है जिस पर कि कृषक खेती करने के लिए तैयार नहीं है, आबादी कम है। यहाँ का राजा भिखारी और क्रूर लोगों का राजा है। यहाँ की ज़मीन रेतीली और दलदली तथा बंजर है, ज़मीन कटीली झाड़ियों से घिरी हुई है। तो इस प्रकार उसने भारतीय कृषि को, भारतीय शहरों को बहुत निम्न दर्शाने की कोशिश की है। ऐसा क्यों? इस पर चिंतन कीजिए। जिस समय वो भारत की यात्रा कर रहा है वो भारत का स्वर्णकाल था। भारत में दिल्ली, लाहौर, मुर्शिदाबाद जैसे बड़े बड़े शहर थे, लेकिन फिर भी वो भारत को शिविर नगर बताता है। भारतीय नगरों को उसने शिविर नगर बताया। वास्तव में जो उसका लेखन था वो कहीं ना कहीं द्विविपरीतता के सिद्धांत पर आधारित है। उसने लुई 14 के कहने से भारत के वर्णन को लिखा था। उसने शुरू से भारत को निम्न और यूरोप को श्रेष्ठ दिखाने की चेष्टा की है। उसका जो लेखन है वो बहुत संतुलित लेखन नहीं है। उसका लेखन मुख्य रूप से पूर्वाग्रह ग्रसित है और वो हर चीज़ की तुलना यूरोप के साथ करता है, जिसमें कि यूरोप को श्रेष्ठ और भारत को निम्न दर्शाने की कोशिश करता है। भारतीय जो परंपराएं हैं, भारतीय जो कानून व्यवस्था है, उसकी भी तुलना वो यूरोप से करता है। संभवतः वो ये बतलाने की चेष्टा करता है कि अगर ऐसा किया गया तो यूरोप में भी ऐसा ही परिणाम होगा। बर्नियर जो उचित समझता है उसको
यूरोप में लागू करने की राय देता है और भारत में जो अच्छी बात नहीं समझता उसको उसने ऐसा दिखाया है जिससे कि अधिकारी ऐसा प्रयत्न यूरोप में ना करें। तो बर्नियर का लेखन पूर्वाग्रह ग्रसित है और बर्नियर का जो लेखन है वो भारत को तुलनात्मक दृष्टि से निम्न बता करके लुई 14 को श्रेष्ठ और यूरोप को श्रेष्ठ बताना था। इसीलिए उसने भारतीय कृषकों और भारतीय कृषि की निम्न स्थिति, भारतीय शहरों की निम्न स्थिति या शहरों को शिविर नगर बताना, ये उसके यात्रा वृत्तांत का हिस्सा रहा। उसने भारतीय कृषि का जब वर्णन किया है तो कृषि का वर्णन करते हुए वो कहता है कि यहाँ की जो कृषि है वो बहुत निम्न स्थिति में है और इसका कारण क्या है। उसने बताया कि कृषि की निम्न स्थिति का कारण भूस्वामित्व का न होना। बर्नियर ने जब एनालिसिस की कि भारतीय कृषि क्यों निम्न स्थिति में है तो लिखता है कि भारतीय कृषि का निम्न स्थिति में होना इसलिए है क्योंकि कृषकों का भूमि पर स्वामित्व नहीं है, राजा सारी जमीन का मालिक है और इसलिए कृषक जमीन पर कोई स्थायी सुधार नहीं करते और यही कारण है कि कृषि की स्थिति निम्न है। खेत झाड़ीदार हैं और अच्छी समतल भूमि नहीं है, अच्छा उत्पादन नहीं होता है। भारत में जो हस्तकला है उसका भी विकास नहीं है क्योंकि उन हस्तकला के शिल्पियों को कोई प्रोत्साहित नहीं करता। तो हस्तशिल्प के निम्न होने और भारतीय कृषि के निम्न होने के लिए उसने इन चीज़ों को दोषी दिया है कि भारत में भूस्वामित्व का न होना और उन कलाकारों का उत्साहवर्धन करने वाले, संरक्षण करने वाले लोगों का अभाव है। संभवतः ये उसकी नासमझी थी क्योंकि मुगल काल का सबसे प्रामाणिक जो अबुल फजल की आईने अकबरी में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति का जिक्र नहीं है। या कोई जो दूसरे यात्री आए हैं उन यात्रियों ने भी भारतीय कृषि की इस प्रकार की स्थिति का वर्णन नहीं किया है। शायद वो भू राजस्व व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया और इसलिए उसने भू राजस्व को कृषकों की निम्न स्थिति के साथ जोड़ करके कृषि क्षेत्र का जो आलोचनात्मक विवरण किया है उसका कारण ये है। संभवतः बर्नियर जो भू राजस्व है उसको समझ नहीं पाया क्योंकि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुगलों के समय जो भू राजस्व लिया जाता है वो राजत्व के पारिश्रमिक के रूप में लिया जाता है और उपज के हिस्से के रूप में है। जबकि यह कहता है कि इस समय शाहजहां के समय जब भारत आया उस समय भूमि का स्वामित्व किसानों के पास नहीं था। जो जागीरदार थे उनका बार बार स्थानांतरण होता था, भू राजस्व की वसूली बहुत ज़्यादा थी। तो इन सब प्रशासनिक स्थितियों की वजह से किसानों की स्थिति खराब थी और किसान यहाँ तक कि भगोड़े थे, उस जमीन पर लगान अगर नहीं दे पाते थे तो वो भाग जाते थे और गवर्नर लोग भी उनके बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, उनके बच्चों को छीन लेते थे, उनके संसाधन जो खेती के थे उनको छीन लेते थे और इस प्रकार कृषक बहुत दयनीय स्थिति में थे। उसने किसानों को भगोड़ा, यहाँ की ज़मीन को दलदली और बंजर रेतीली बताया। उसने कहा कि किसान इन सब वजहों से कोई दूरगामी निवेश खेती पर नहीं करते। ओके, जब उसने शहरों का वर्णन किया है तो उसने कहा कि भारत में शिविर नगर है, जबकि उस समय भारत में 15% आबादी शहरों में रहती थी। जिस समय बर्नियर ने भारत की यात्रा की उस समय भारत की 15% आबादी शहरों में थी। भारत में लाहौर, दिल्ली, आगरा, सूरत, अहमदाबाद, मुर्शिदाबाद इस प्रकार के बड़े बड़े नगर थे और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यापार चलते थे। उसने भारत को शिविर नगर बताया, जबकि उस समय भारत में ऐसे नगर थे जो व्यापार के लिए, बंदरगाह के लिए, सूरत प्रमुख बंदरगाह था, अहमदाबाद व्यापारिक केंद्र था, तीर्थ स्थान, ऐसे हिंदुओं के तीर्थ और इस्लाम धर्म के
तीर्थ के स्थान भी थे। तो तीर्थ नगर थे, बंदरगाह नगर थे, व्यापारिक नगर थे, राजनीतिक नगर, दिल्ली और आगरा जैसी राजधानियां थी। राजनीतिक नगर भी थे, राजधानी नगर। इसके बावजूद बर्नियर कहता है कि भारत में केवल सिविल नगर है। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि बर्नियर भारत को अच्छा बताना ही नहीं चाहता था। उसका लेखन पूर्वाग्रह ग्रसित है। ओके, भारत में उसने बताया कि भारत में बहुत अच्छा हस्तशिल्प नहीं है, जबकि उस समय भारत से बहुत सी अच्छी वस्तुएं संसार के दूसरे देशों को निर्यात की जाती थी। बहुत से अरब यात्री भारत आते थे और भारत से बहुत अच्छी किस्म की मलमल, साटन, जरी का कपड़ा, रेशमी वस्त्र, जवाहरात यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। जो हस्तशिल्पी थे वो हस्तशिल्पी इस प्रकार की चीज़ों को बनाते थे। स्वयं मुगल शासकों के उपयोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं कारखानों में बनाई जाती थी और ऐसे हस्तशिल्पियों को जो शासक लोग होते थे समय समय पर बड़ी बड़ी उपाधियों से, सम्मानों से नवाजते भी थे। तो इस प्रकार उसका ये लेखन कि हस्तशिल्पियों का संरक्षण नहीं है, हस्तशिल्प का विकास नहीं है, यह पूरी तरह से भ्रामक है। बर्नियर ने भारत को निम्न दिखाने की चेष्टावश वो ऐसा लिखता चला गया। जब हम बर्नियर की किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं वो अपनी बात को स्वयं कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उसने एक तरफ तो लिखा कि भारत में अच्छे शहर नहीं है, भारत में हस्तशिल्प का विकास नहीं है, और दूसरी ओर वो भारतीय नगरों की बसावट, अमीरों के महलों, भारत के जो घरों के निर्माण के तरीके हैं उनके बारे में लिखता है, कश्मीर के शाल उद्योग के बारे में लिखता है, कसीदाकारी के बारे में लिखता है, भारत में जो घुड़सवारों की सेना है उसके बारे में लिखता है, राजपूतों की सैनिक योग्यता के बारे में लिखता है। तो इस प्रकार बर्नियर ने कई बातें वो अपने आप अपनी पुस्तक में उसने भारत की अच्छाइयाँ भी अनजाने में लिख दी है। भारत के मौसम के बारे में भी लिखा है उसने। भारत में जात प्रथा, अंधविश्वास, सती प्रथा, इन सब के बारे में भी अपनी पुस्तक में उसने विवरण छोड़ा है। भारत के बारे में जो उसकी पुस्तक थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, बहरहाल यूरोप में बहुत ज़्यादा पढ़ी गई और यूरोप के बहुत जो ऐसे दार्शनिक थे उन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर भारत आए बिना भारत के बारे में अपनी जो धारणा बना ली और उसके आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया। ऐसे दो बड़े विद्वान मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के दार्शनिक थे, उन्होंने प्राच्य निरंकुश सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। मॉन्टेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुश सिद्धांत का प्रतिपादन मात्र इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जारी कर दिया। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स का एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत, इन दो दार्शनिकों ने जो अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए भारत के बारे में इस पुस्तक के आधार पर पढ़कर के किया। अब आइए देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का प्राच्य निरंकुश सिद्धांत क्या था। मॉन्टेस्क्यू का प्राच्य निरंकुश सिद्धांत प्राच्य निरंकुश सिद्धांत, ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। इसने कहा प्राच्य मतलब पूर्व में। भारत में जो राजा लोग हैं वो अपने प्रजा के ऊपर निर्बाध अधिकारों का प्रयोग करते हैं। प्रजा उनके अंडर में होती है और सारी संपत्ति के मालिक वो होते हैं। राजा समस्त संपत्ति का मालिक होता है, भूस्वामित्व उसके पास होता है और उसका प्रजा के ऊपर संपूर्ण अधिकार होता है। और इसीलिए जो राजा हैं या जो बड़े बड़े सामंत हैं वो तो अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, लेकिन जो किसान हैं, जो प्रजा है, वो दयनीय स्थिति में रहते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि पूर्व में एशियाई देशों में या भारत में जो किसान गरीब हैं उसका कारण यही है कि सारी संपत्ति पर राजाओं ने अपना स्वामित्व स्थापित कर रखा है। किसानों के पास भूस्वामित्व है ही नहीं, इसीलिए उनकी गरीबी बनी हुई है। दूसरा, कार्ल मार्क्स जो समाजवादी सिद्धांतों के जन्मदाता है, उन्होंने कहा एशियाई उत्पादन शैली
एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। कार्ल मार्क्स के अनुसार ये था, कार्ल मार्क्स का कहना था कि औपनिवेशिक काल से पहले एशियाई देशों में और भारत में जो किसान उत्पादन करते थे उसमें अधिकांश अधिशेष का भाग राजा द्वारा ग्रहण कर लिया जाता था। उत्पादन का अधिशेष किसके द्वारा ले लिया जाता है? राजा के द्वारा। राजा ग्रहण कर लेता है, किसानों के पास बहुत कम बचता है और जो ग्रामीण समुदाय है वो समतावादी समाज है। समतावादी समाज है ग्रामीण समुदाय, इसका मतलब कि वहां कोई मध्यम वर्ग ही नहीं। कार्ल मार्क्स कहता है कि अधिकांश अधिशेष का उत्पादन राज्य द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ऐसी स्थिति में जो वहां का समाज है वो ग्रामीण समतावादी समाज है, जहां की एक बहुत उच्च वर्ग है और दूसरा अत्यंत निम्न वर्ग है। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो ग्रामीण समाज के लोग हैं, वो स्वायत्त हैं, उनके ऊपर राज्य का नियंत्रण रहता है और जब तक वो अधिशेष का भाग राजा को देते रहते हैं, राज्य उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। जब तक ग्रामीण समाज के लोग अधिशेष राजा को अदा करते रहते थे, वो लोग स्वायत्त ढंग से अपना जीवन जीते थे और राजा अधिशेष लेकर के संतुष्ट रहता था। इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार ये एक निष्क्रिय प्रणाली है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये एक निष्क्रिय प्रणाली है, क्योंकि जो ग्रामीण समुदाय है वो स्वायत्त है, समतावादी है और अधिकांश अधिशेष किसके पास जा रहा है? राज्य के पास। समाज में केवल दो वर्ग हैं, हैव्स और हैव्स नॉट, जिनके पास खूब पैसा है, संपत्ति है, और एक ऐसा वर्ग जिनके पास बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने केवल ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर को पढ़ करके भारत के बारे में, एशियाई देशों के बारे में अपनी एक अवधारणा बना ली। ओके, तो ये था मित्रों ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर और बर्नियर के लेखन का वर्णन। उसके लेखन से किस प्रकार विचारधाराएं प्रभावित हुई, उसने भारत का वर्णन किस रूप में किया। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।